कहते हैं देवघर के शाही पारखी केशव की जुबान पर सरस्वती का वास है। वो केसर के एक धागे को चखकर बता सकता है कि उसे किस खेत की हवा लगी है और कौन सी धूप में सुखाया गया है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। महाराजा विक्रम सिंह के लिए बनाई गई खीर में से एक केसर का धागा चखते ही केशव मुस्कुराया। उसने दरबारियों से कहा, ये केसर पहाड़ों के उस पार वाले गांव का है, जहाँ इस साल बारिश कुछ देर से आई थी। महाराजा ठहाका मारकर हंसे। वाह केशव, वाह! तुम्हारी जुबान सिर्फ खाने का नहीं, हर चीज का सच चख लेती है। केशव अदब से झुका, पर उसकी आंखों में एक गहरी सोच थी। उसका हुनर सिर्फ महलों की शान के लिए नहीं था। वह जानता था कि स्वाद की हर परत के नीचे एक कहानी छिपी होती है, किसी किसान के पसीने की, किसी कारीगर की मेहनत की, या कभी कभी किसी अनकहे अन्याय की। उसे बस उस कहानी को ढूंढना था। उसी वक्त देवघर की सीमा पर बसे पत्थर तोड़ने वालों की बस्ती में सूरज आग उगल रहा था। यहाँ की हवा में फूलों की नहीं, मेहनत के पसीने की महक थी। लीला अपने मजबूत कंधों पर तराशे हुए पत्थर का एक भारी टुकड़ा उठाए खदान से बस्ती की ओर बढ़ रही थी। उसके हर कदम में एक सधा हुआ संतुलन था, जैसे वो पत्थर का बोझ नहीं, अपनी हिम्मत का ताज उठाए चल रही हो। उसकी साड़ी का पल्लू पसीने से भीगा था और माथे पर पड़ी लटे धूल से सन गई थी, पर उसकी आंखों में थकान के साथ साथ एक अजीब सी जिद थी। ये जिद थी अगली पीढ़ी को एक बेहतर कल देने की। ये जिद थी अपनी गरिमा को बनाए रखने की, चाहे हालात कितने ही कठोर क्यों न हों। महल की नरम रोशनी और खदान की इस चिलचिलाती धूप में जमीन आसमान का फर्क था, पर दोनों ही देवघर की सच्चाई थे। एक वो जिसे सब देखते थे और एक वो जिसे सब देखकर भी अनदेखा कर देते थे। महल लौटकर केशव शाही रसोइयों की निगरानी कर रहा था। तभी उसकी नजर महल के पहरेदारों के लिए बन रहे खाने पर पड़ी। एक सादी सी दाल रोटी, पर उसमें इस्तेमाल हुए गेहूं की महक बता रही थी कि वो बेहतरीन किस्म का था। केशव ने मुख्य रसोइये से यूं ही पूछ लिया, ये अनाज तो बड़ा उम्दा है, क्या खदान में काम करने वाले मजदूरों को भी यही अनाज मिलता है? मुख्य रसोइये ने बिना ध्यान दिए लापरवाही से जवाब दिया, अरे बिल्कुल, महाराज का हुक्म है, उनकी प्रजा में कोई भेदभाव नहीं होता। मगर उसका जवाब केशव के गले नहीं उतरा। उसकी जुबान ने गेहूं की सच्चाई चखी थी, पर रसोइये की आवाज में उसे एक खोखलापन महसूस हुआ, एक ऐसा स्वाद जो सच्चाई से कोसों दूर था। एक छोटा सा शक, एक बीज की तरह उसके मन में बो दिया गया था, और केशव जानता था कि शक का बीज एक बार मन में पड़ जाए तो उसे जड़ तक खोदे बिना चैन नहीं मिलता। उस रात केशव सो नहीं पाया। रसोइये के खोखले शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। सच को अपनी जुबान से चखने की जिद ने उसे बेचैन कर दिया था। अगली सुबह देवघर ने एक नया मसाला बेचने वाला देखा। नाम था कैलाश। बदन पर एक साधारण सूती कुर्ता और मैली सी धोती, कंधे पर एक पुराना चमड़े का झोला। ये केशव ही था जिसने अपनी शाही पहचान को इन मामूली कपड़ों के नीचे छिपा लिया था। उसका मकसद साफ था, उसे उस बस्ती में जाना था, उस रसोई का सच जानना था, जहाँ देवघर के सबसे मेहनती हाथ अपना निवाला पकाते थे। जैसे ही उसने बस्ती में कदम रखा, पत्थरों की टकटक और लोगों के शोरगुल ने उसका स्वागत किया। वो हर तरफ से बिल्कुल अलग थलग लग रहा था, और दूर चबूतरे पर बैठी लीला की तेज निगाहों ने इस अजनबी को तुरंत भांप लिया। उसकी आंखों में एक सवाल था, ये शहरी बाबू यहाँ क्या करने आया है? कैलाश यानी केशव ने एक अनाड़ी मसाला बेचने वाले का नाटक शुरू किया। वह बस्ती की औरतों के पास जाकर अपने मसालों की तारीफ में जमीन आसमान एक कर रहा था। ये हल्दी देखो बहन जी, इसका रंग ऐसा कि सूरज भी शर्मा जाए। वह इतना मशगूल होने का नाटक कर रहा था कि सामुदायिक रसोई के पास पहुंचते ही उसका पैर फिसल गया और उसके झोले से हल्दी का डिब्बा खुलकर हवा में फैल गया। चारों तरफ एक पीला बादल छा गया। औरतें हंस पड़ी, कुछ उसे डांटने लगी। इस अफरातफरी का फायदा उठाकर केशव ने रसोई के बड़े बड़े बर्तनों पर एक गहरी नजर डाली। उसने उन बोरियों को देखा जिनमें अनाज रखा था, उन पतीलों को सूंघा जिनमें दाल पक रही थी। उसकी नाक और आंखें शाही पारखी की तरह काम कर रही थी। उसे जो महक आई वो महल के पहरेदारों वाले अनाज से बिल्कुल अलग थी, कमजोर और बेजान। उसका शक अब गहराने लगा था। अगले कुछ दिन
कैलाश रोज बस्ती में आने लगा। वह अब सिर्फ एक मसाला बेचने वाला नहीं था, बल्कि किस्से कहानियां सुनाने वाला, बच्चों के साथ खेलने वाला और औरतों के काम में छोटी मोटी मदद करने वाला बन गया था। एक दोपहर जब लीला मसाला पीस रही थी, कैलाश उसके पास बैठ गया। उसने एक इलायची उठाते हुए कहा, इसे पीसने से पहले हल्का सा भून लोगी तो इसकी खुशबू 10 गुना बढ़ जाएगी। लीला ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। इस अनाड़ी दिखने वाले आदमी में मसालों की इतनी गहरी समझ। उस दिन उन दोनों के बीच पहली बार बात हुई। बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो पता चला कि दोनों को मसालों से एक अजीब सा लगाव है। लीला ने उसे बताया कि कैसे उसकी माँ कहती थी कि सही मसाला किसी भी सादे खाने में जान डाल सकता है। केशव को लीला के भीतर छुपी एक शांत नेता दिखाई दे रही थी और लीला को इस अजनबी की आंखों में एक अनोखी ईमानदारी। धीरे धीरे शक की दीवार गिर रही थी और भरोसे का एक नाजुक सा पुल बन रहा था। एक शाम काम खत्म होने के बाद कैलाश ने लीला से पूछा, तुम सब इतनी मेहनत करती हो, दिन भर पत्थर ढोती हो, खाना तो अच्छा मिलता होगा? लीला ने एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक सदी पुरानी सच्चाई का बोझ था। उसने दूर जलते चूल्हे की तरफ देखते हुए कहा, जो मर्द पत्थर तोड़ते हैं उन्हें गाढ़ी दाल मिलती है, और हम औरतें जो उन पत्थरों को सिर पर ढोकर लाती हैं, हमें पतीले के नीचे बैठा हुआ पानी मिलता है। हमेशा से ऐसा ही होता आया है। ये कहते हुए उसकी आवाज जरा भी नहीं कांपी। उसने इस अन्याय को अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया था, पर उसके ये सीधे सादे शब्द केशव के दिल में किसी भाले की तरह चुभ गए। ये कोई साजिश नहीं थी, ये कोई जानबूझकर किया गया जुल्म नहीं था, ये उससे भी बदतर था। ये एक क्रूर परंपरा थी जिसे सब जानते थे, पर जिसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता था, क्योंकि किसी ने कभी ये सोचा ही नहीं कि ये गलत है। अगले दिन केशव ने इस सच्चाई को अपनी आंखों से देखने का फैसला किया। वह रसोई के पास छिपकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि कैसे एक बड़ा पतीला चूल्हे से उतारा गया। पहले खदान में पत्थर तोड़ने वाले मर्द आए। रसोइये ने पतीले के ऊपर से गाढ़ी गाढ़ी खुशबूदार दाल निकालकर उनकी थालियों में परोसी। उनके चेहरे पर दिन भर की मेहनत के बाद अच्छा खाना मिलने की तसल्ली थी। फिर औरतें अपनी बारी का इंतजार करने लगीं। उनमें लीला भी थी। वही रसोइया, वही पतीला, पर अब करछुल पतीले की गहराई में जाकर सिर्फ पानी निकाल रहा था। उसने देखा कि कैसे लीला की थाली में दाल के नाम पर सिर्फ मसालों वाला गर्म पानी डाला गया। लीला ने उसे बिना किसी शिकवे के स्वीकार कर लिया। उसकी आंखों में वही थकी हुई शांति थी। ये देखकर केशव का खून खौल उठा। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। ये सिर्फ भोजन का अपमान नहीं था, यह उन औरतों की मेहनत, उनकी ताकत और उनकी गरिमा का अपमान था। उसी रात जब बस्ती सो रही थी, केशव चुपके से रसोई में घुसा। उसने उस घटिया किस्म के अनाज का एक नमूना लिया और उस पतली दाल का भी, जो पतीले में बची रह गई थी। उसने दोनों को कपड़े की छोटी छोटी पोटलियों में बांध लिया। अपनी झोपड़ी में लौटकर उसने उन पोटलियों को हाथ में रखा और दूर जगमगाते महल की तरफ देखा। वह जानता था कि महाराजा तक सिर्फ शिकायत पहुंचाना काफी नहीं होगा। शब्द खोखले हो सकते हैं, रिपोर्टें फाइलों में दब सकती है, नहीं, उसे महाराजा को ये अन्याय महसूस कराना होगा। उसे ये अन्याय चखाना होगा। उसे देवघर के सबसे बड़े उत्सव को एक आईने में बदलना होगा। एक ऐसा आईना जिसमें महाराजा विक्रम सिंह अपने राज्य की सबसे कड़वी सच्चाई का स्वाद चख सकें। उसके दिमाग में एक खतरनाक लेकिन शानदार योजना ने जन्म लिया, खोखली दावत की योजना। अपनी योजना को अंजाम देने से पहले केशव को अनाज के गोदाम की जांच करनी थी। वह ये जानना चाहता था कि ये भेदभाव सिर्फ रसोई में हो रहा है या अनाज के बंटवारे में भी। अगले दिन वह कैलाश के भेष में गोदाम के आसपास मंडराने लगा, लेकिन रसोई का मुंशी, एक मोटी तोंद वाला शक्की मिजाज का आदमी, उस पर पहले से ही नजर रखे हुए था। जैसे ही केशव ने गोदाम के दरवाजे की दरार से अंदर झांकने की कोशिश की, मुंशी ने उसे देख लिया। क्या कर रहा है वहाँ? उसकी आवाज सुनकर केशव का दिल धड़क उठा। वह रंगे हाथों पकड़ा जाने वाला था। तभी लीला, जो पास में ही पानी भर रही थी, उसने जानबूझकर पानी से भरी अपनी मटकी गिरा दी। हाय राम, मेरी मटकी फूट गई। मटकी के टूटने
और लीला के चिल्लाने की आवाज से मुंशी का ध्यान केशव से हटकर लीला पर चला गया। इस मौके का फायदा उठाकर केशव वहाँ से खिसक गया। उस शाम लीला ने केशव को सिर्फ इतना कहा, जो भी कर रहे हो ध्यान से करना। उनकी दोस्ती अब एक खामोश साझेदारी में बदल चुकी थी। और फिर वो दिन आया, देवगर के सालाना उत्सव की रात। महल रोशनी से नहाया हुआ था और हवा में संगीत और पकवानों की खुशबू तैर रही थी। शाही पारखी केशव अपनी जगह पर वापस आ चुका था। उसने खुद व्यंजनों की एक खास सूची तैयार की थी। एक एक करके सोने और चांदी के बर्तनों में शानदार पकवान परोसे जाने लगे, एक से बढ़कर एक पुलाव, कोरमा और कबाब। महाराजा विक्रम सिंह और सारे दरबारी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। आखिर में केशव की खास पेशकश आई, शाही दस्तरखाने देवगर। ये एक विशाल सुनहरा पुलाव था जिसे केसर और मेवों से सजाया गया था। महाराजा ने खुश होकर अपनी थाली में पुलाव का एक बड़ा चमचा लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला निवाला मुंह में डालने की कोशिश की, वह चौंक गए। उनकी थाली में पुलाव के नाम पर सिर्फ खोखले बेस्वाद मुरमुरे थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने गरजकर पूछा, केशव, ये क्या हिमाकत है? ये कैसा मजाक है? सारा दरबार केशव को घूर रहा था, जो अपनी जगह से आगे बढ़ा और महाराजा के सामने अदब से झुका। फिर उसने जो कहा, उसने दरबार की खामोशी को और गहरा कर दिया। महाराज, ये मजाक नहीं, ये आपके राज्य की सच्चाई है। यह वो भोजन है जो आपकी सबसे मजबूत प्रजा को परोसा जाता है। जो औरतें आपके आलीशान मंदिरों के लिए पत्थर ढोती हैं, उन्हें ऐसे ही खोखले वादे खिलाए जाते हैं। वो खाना जो दिखने में तो पूरा लगता है पर अंदर से खाली होता है। ये कहकर केशव ने अपनी कमर में बंधी वो 2 छोटी पोटलियां निकाली। उसने खदान का घटिया अनाज और वो पतली दाल महाराजा के सामने रख दी। एक राज्य जिसकी नींव ऐसे खोखलेपन पर रखी हो, वो सच में कभी मजबूत नहीं हो सकता, महाराज। केशव की आवाज में अब डर नहीं, बल्कि एक अटल विश्वास था। महाराजा विक्रम सिंह ने उन पोटलियों को देखा, फिर केशव की आंखों में झांका और फिर अपने दरबारियों पर एक नजर डाली जो सिर झुकाए खड़े थे। केशव की काव्यात्मक सच्चाई ने उनके दिल पर सीधा वार किया था। वो एक न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन आज उन्हें पता चला कि उनकी नजरों से कितनी बड़ी सच्चाई छिपी हुई थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और उनकी आवाज पूरे दरबार में गूंजी। आज से ये शाही फरमान है कि देवगर के हर मजदूर को, चाहे वो मर्द हो या औरत, बराबर का और पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। हर बार परोसने से पहले पतीले को अच्छी तरह से हिलाया जाएगा, क्योंकि पत्थर ढोने वाले की ताकत पत्थर तोड़ने वाले की ताकत जितनी ही जरूरी है। अगली शाम खदान की रसोई का नजारा कुछ और था। शाही पहरेदारों की निगरानी में औरतों को पहले खाना परोसा गया। लीला की थाली में आज गाढ़ी खुशबूदार दाल थी। उसने एक नजर उठाकर केशव को देखा, जो दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर एक गहरा आभार था जो 1000 शब्दों से भी बढ़कर था। उस दिन केशव की जुबान ने सिर्फ खाने का नहीं, बल्कि राज्य के सबसे कड़वे और सबसे जरूरी सच को चखा था। उसने साबित कर दिया था कि एक पारखी का काम सिर्फ स्वाद बताना नहीं, बल्कि स्वाद के पीछे छिपी सच्चाई को सामने लाना भी है। देवगर ने उस दिन एक बड़ा सबक सीखा, ये कि एक राज्य की असली ताकत उसके ऊंचे महलों, सोने के खजानों या बड़ी सेना में नहीं होती। एक राज्य की असली ताकत उसके हर नागरिक के कटोरे में बसती है। जब तक हर कटोरा बराबर और सम्मान से नहीं भरा जाता, तब तक राज्य की नींव खोखली ही रहती है। और उस शाम के बाद देवगर की नींव पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई थी, क्योंकि अब उसे सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि इंसाफ और बराबरी भी थामे हुए थे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।